नज़्म ख़त्म हो गई थी, साथ ही ख़त्म हो गई कैसेट। मिश्रा ने एक कश, जो शायद सिगरेट का आखिरी कश था, पूरे ज़ोर से खींचा, पल भर धुआं मुंह में रखा और फिर मुंह ऊपर करके धुएं के गोल गोल छल्ले निकालने लगा। जो थोड़ा ऊपर जाते उनका आकार फैलता और दायरे टूट जाते और धुआं कहीं विलीन हो जाता। चलिए, खाना टेबल पे लगा दिया है। भाभी आ गई थी। बड़ी मुश्किल से कुतर कुतर कर एक ही फुल्का खा सका मैं। खाते खाते भी ऐसा लग रहा था गले में अटक रहा है और अभी बाहर निकल जाएगा। अचानक खाना छोड़कर मैं वॉश बेसिन की तरफ भागा। सच में ही जो खाया था उलट दिया। पेट में ऐंठन हो रही थी। तभी भाभी गुनगुने पानी में नमक डाल कर ले आई। कुल्ला किया और आकर ड्राइंग रूम में दीवान पर लेट गया। तब कुछ हल्का सा महसूस हो रहा था। तब तक भाभी नींबू पानी ले आई थी और बस वही नींबू पानी पी सका मैं। अनिल और मिश्रा भी आ गए थे। अरे आप लोग तो खा लीजिए, मैंने कहा। अरे नहीं, जितनी इच्छा थी हम लोग खा चुके। चलो बाहर लॉन में बैठेंगे, मिश्रा ने कहा। नहीं, मैं थोड़ा लेटूंगा, पेट में हल्का दर्द सा महसूस हो रहा है। तुम लोग जाओ, घूमाओ। मैं जानता हूँ मिश्रा खाना खाने के बाद टहलने के लिए ज़रूर जाता है। बहुत दर्द है क्या? अनिल ने पूछा। नहीं अनिल, शायद सुबह से खाली पेट रहने की वजह से है। तुम लोग जाओ। मिश्रा अनिल के साथ बाहर निकल गया। रह गए भाभी और मैं। कुछ खाएंगे भैया? भाभी, मन इतना ख़राब है, सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा है, मगर फिर भी भूख तो है, न कुछ चाहिए। थोड़ा सा खा लूँगा। और थोड़ा बहुत कुछ खा लिया मैंने। भाभी, हमसे मिलने का मन नहीं किया क्या कभी आपका? अरे भैया, क्या बताऊं, आपको तो सब कुछ मालूम ही है। एक गहरी सांस छोड़ते हुए भाभी बोली। हाँ भाभी, हर कोई इस कदर बिजी है कि कहीं आने जाने का वक्त है ही नहीं किसी के पास। अनु भैया आजकल क्या लिख रहे हैं? हमें तो ज़माना हो गया आपसे कुछ सुने हुए। हाँ सुनाऊंगा भाभी, कभी लिखता तो रहता ही हूँ कुछ ना कुछ। और तभी खामोशी छा गई। कैसे हो अनु? अनिल ने आते ही पूछा। अब तो बेहतर हूँ। तुम यहीं रहो, मैं वापस जाऊँगा। अनु भैया, आप यहीं आराम कर लेते, भाभी ने कहा। नहीं भाभी, मैं सुधा दी के साथ जिसलिए आया था उसका क्या होगा? वैसे भी वो दिलेर लड़की कितना टूट चुकी है मैं जानता हूँ। एक भी बूंद आंसू की नहीं रोई। रो लेती तो मन कुछ हल्का हो जाता। जाने क्यों सारा भीतर ही भीतर उसने गम जमा कर लिया है। मैं बाहर आ गया। घर के मेन रोड पर आते ही एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ गया और उससे भी तेज़ दौड़ रहे थे मेरे ख्याल। गली के बाहर कार खड़ी करके लॉक कर दी और कदम घसीटता हुआ घर तक पहुंचा। लोग जा चुके थे। सुधा दी, नीरू, पीनू, मामा जी, मामी जी बरामदे ही में बैठे थे। कहाँ चले गए थे अनु तुम? दीदी ने पूछा। बता के भी नहीं गए। दी मिश्रा के घर तक गया था। और वो अनिल कहाँ है? अनिल वहीं है, रात को वहीं रहेगा। आओ आओ बैठो, कुछ खाया पिया कि नहीं? भाभी ने काफ़ी कुछ खिला दिया। झूठ बोल रहे हो दीदी, जानती है मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलता। अच्छा अच्छा, आओ बेटा बैठो इधर, यहाँ आ जाओ। मामा जी का गंभीर स्वर सुनाई दिया और फिर रात भर हम लोग बैठे वहीं ऊँघते बतियाते रहे। 5वें दिन मैं और अनिल वापस आ गए थे। दीदी वहीं रह गई। लगभग 1 महीने के बाद लौटी। सब कुछ फिर उसी अंदाज में शुरू हो गया। सुधा दी ने वक्त के साथ साथ वीनू और नीरू के ब्याह कर दिए। उसके बाद तो फिर उन्होंने हद ही कर दी। हर वक्त मरीज़ और उनमें उलझी सुधा दी। डॉक्टर पॉल, अनिल, मैं, हम सब बेहद चिंतित हो उठे थे सुधा दी की खामोशी से।
एक रात में नाइट ड्यूटी पर था। डॉक्टर पाल आए मेरे पास और बोले, आनंद बेटा, ये सुधा को क्या हो गया है? इसका चेहरा देखो कितना पीला पड़ गया है, हर वक्त थकी थकी सी नज़र आती है। सर मैं क्या बताऊँ, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ? मेरी आंखें भी भर आई थी। बेटे तुम्हें इसे हर हाल में सुधा को इस खामोश आग से निकालना है और उसे इस कदर खुदकुशी नहीं करने देनी है। अभी बहुत कुछ करना है सुधा को। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूँगा। ये कहकर डॉक्टर पॉल तो चले गए, मगर छोड़ गए एक आग मेरे लिए जिसमें मैं तड़प रहा था। यूँ भी सुधा दी को लेकर मैं बहुत परेशान था। किसी को घुल घुल कर जीते जी मरते देखना मेरी समझ से बाहर था और मैं बहुत परेशान हो रहा था। सर कॉफ़ी लेंगे क्या? सिस्टर पूछ रही थी मुझसे। क्या बात सर, बड़े परेशान लग रहे हैं, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, थोड़ी सी कॉफ़ी दे दो और एक कोई एनाल्जेसिक टैबलेट दे दो, सर में दर्द है। और बड़ी बेचैनी से गुजरी वो रात। मैंने फैसला कर लिया था कि सुबह जाते ही दीदी से बात करूँगा। नाइट ड्यूटी के बाद जब फ्लैट पर पहुंचा तो सुधा दी लगभग जाने के लिए तैयार थी और मैंने उन्हें रोकते हुए कहा, दी आप छुट्टी का एप्लीकेशन लिख दीजिए, मैं दे के आता हूँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ है तभी तो कह रहा हूँ। अरे बताओ तो। मैंने कहा ना एप्लीकेशन लिख दीजिए। मेरी आवाज़ में खींच थी और ऐसी आवाज़ सुनकर सुधा दी कांप गई। शायद उन्होंने पहली बार मेरी ऐसी आवाज़ सुनी थी। फिर चुपचाप उन्होंने अपने पर्स से पेन निकाला और छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिख दी। और जब मैं एप्लीकेशन देकर लौटा तो देखा सुधा दी चाय बना चुकी हैं। ब्रश करके मैं भी बरामदे में आ गया और सुधा दी चाय ले आई थी। क्या बात है, बताओगे नहीं अनु? सुनो दी, अगर आपको कहीं से पता चले कि मैं मर गया हूँ तो आपको कैसा। मैं अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था। ये क्या बक रहा है अनु तो? सुधा दी ने चाय का प्याला फर्श पर दे मारा। दीदी मैं सही पूछ रहा हूँ आपसे, ये सुबह सुबह क्या हो गया अनु तुझे? दीदी की आवाज़ भर्रा गई थी और आंखें चलाने लगी थी। चाय का प्याला मैंने भी टेबल पर रख दिया और देखता रहा उनको रोते हुए। अब एकमात्र यही हथियार तो बचा था मेरे पास कि रिश्ते को ताक पर रखकर इमोशंस को एक्सप्लॉइट करता, और वही किया। करते ही सफलता भी हाथ लग गई। खामोशी का बांध इस विस्फोट से छिन्न भिन्न हो गया। ऐसा क्यों कहा तूने अनु? ये तूने क्या कह दिया जानता तू? मैं खामोश रोते उनको देखता रहा। अनु तू मेरा है तो लगता है कि मैं जिंदा हूँ, अनाथ नहीं हूँ। लेकिन ये तुझे क्या हुआ? तूने इतनी बड़ी बात कह दी, ऐसा क्यों कहा तूने? बहुत रो लेने के बाद सुधा दी संभली। तब तक मैं उनके लिए एक और चाय बना कर ला चुका था। दी उठिए। और जो अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा उसे एक सपना समझकर भूल जाइए। कैसे भूल जाऊं अनु? वैसे ही जैसे आपको अपने सारे अतीत को भूलना है। दीदी अतीत कुछ नहीं है, एक आग है, दिल और दिमाग का मिला जुला षड्यंत्र जो हमारे आज के मुंह पर भी स्याही पोत देता है। अतीत में भटकने पर आज को कत्ल करना पड़ता है और हम कातिल बन जाते हैं, खतरनाक मुजरिम। क्षण भर रुककर मैंने दीदी से कहा, दीदी मैं आपको इस रूप में हरगिज़ नहीं देख सकता। तभी तो आज मुझे इस कठोर तरीके का सहारा लेना पड़ा। आप क्या समझती, हम सब पागल हैं कि आपकी इस साजिश को नहीं समझ पा रहे हैं कि आप किस कदर खुदकुशी पर आमादा हैं? आप एक डॉक्टर हैं, सिर्फ एक डॉक्टर। आपने
भीतर की सुधा को मार डाला है। डॉक्टर की ज़िंदगी अपनी नहीं होती, उसे मरीजों के लिए हर हाल में ज़िंदा रहना होता है और आपको भी रहना है। ओ अनु, इतना कहकर उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। फिर कुछ क्षण शांत रहकर धीरे धीरे कहने लगी, अब तक बहुत सहा है, बहुत सहा अनु मैंने, अब और नहीं सह पाऊंगी। तुम मत बीच में छोड़ के कहीं चले जाना। दी, जहाँ तक मेरी बात है, मुझे अगर आपका साथ नहीं निभाना होता तो मैं आपका दामन ही नहीं थामता। आप मुझ पर विश्वास रखिए। तुम पर विश्वास नहीं होता तो तुम्हारे पास ही क्यों आती? अगर तुम पर विश्वास नहीं होता तो कब की मर गई होती। नहीं दी, आइए इस अतीत को हम कहीं दफना देते हैं और सिर्फ आज के लिए जिएंगे। और इसके बाद मैंने सुधा दी के चेहरे पर एक भारी बदलाव देखा। उनकी आंखों से फिर वही नूर टपकने लगा। हेलो, कहाँ खोए डॉक्टर आनंद? मेरी सोचों की लड़ियाँ टूट गई। आंखें खुली, दिन का उजाला भरा हुआ था कमरे में। कॉरिडोर में लोगों की भीड़ थी। कितनी गहराई से सोचते हो आनंद, डॉक्टर चौधरी ने बैठते हुए बोला। अरे नाइट तो सही सलामत गुजरी ना? अरे कहाँ यार, वो इडियट गंजा अभी शिकायत लेकर आता होगा। कौन, डॉक्टर नारंग? हाँ वही। क्या बात है? तो मैंने उसे सारी बात बता दी और पूछा, चौधरी अगर तुम होते तो क्या करते? आनंद, अगर मैं होता तो पहले उस गंजे को ही लटा देता खून देने के लिए। खैर, यू डोंट वरी, जाओ आराम करो। और मैं बुझा सा दिल्ली अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर देखा दीदी बेसुध सो रही थी। पानी का ग्लास लिया और धीरे धीरे पीने लगा। मेरी आवाज़ सुनकर शायद दीदी जाग गई थी। मैंने पानी का ग्लास उनको दिया तो बोली, थैंक यू अनु। दीदी एक बात बताएंगी? हाँ अनु। सभी को क्या प्रॉब्लम है? अनु, सुधा दी के हाथों में पानी का ग्लास कांप गया और हाथों से गिर गया। यू नो शी इज़ हैविंग कार्सिनोमा ब्रेस्ट एंड दैट टू इन एडवांस स्टेज। इस उम्र में? हाँ अनु, सभी की सांस कब उखड़ जाएगी मालूम नहीं। उसकी सर्जरी नहीं हो सकती। हमने कह तो दिया था मगर उसकी सर्जरी पॉसिबल नहीं है। यू नो 5 दिन से वो बैठी हुई है, सोई नहीं है। टेकाड्रोन और डेरिफाइलिन हर 3 घंटे में देती हूँ तो उसकी सांस चलती है। पता नहीं कैसी है वो। अभी हम लोग ये बातें कर ही रहे थे कि शरद आया। उसका चेहरा इतना बैरौनक था, देखकर ही मन कांप गया। औरों की ज़िंदगी देने वाले शरद अपनी बहन की ज़िंदगी नहीं बचा सका था। शी इज़ नो मोर। इतना कहकर वो मेरे सीने से लग गया और मैं उसे थपकने लगा। सुधा दी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। मैं यह भी सह गया। मैंने सभी को पहले कभी देखा नहीं था और जब देखा तो वो देखने लायक नहीं थी। शरद जा चुका था। मैं दिन भर बेचैन रहा। आखिर तंग आकर सुधा दी के वार्ड चला गया। अनु, आओ आओ। इस वक्त कैसे? दीदी मन उदास, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी देखा सामने से डॉक्टर पाल चले आ रहे थे। क्यों बरखुरदार, कैसे हो? सर आपकी दुआ है। क्यों भाई, डॉक्टर नारंग से क्या बात हो गई? एमएस से बड़ी शिकायत कर रहा था ज़बरदस्त। सर होने को तो कोई बात नहीं है और सोचे तो है भी बात। वैसे सुधा दी रात को वहीं थी जब ये बात हुई है, विटनेस है ये। देखो बेटा, जो तुम हो, जो तुम कर रहे हो या करना चाहते हो, मैं तो तुम्हारा एडमायरर हूँ
और तुम्हारे बुज़ुर्ग होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हें हर खतरे से भी अलर्ट करूं। थोड़ा सा टेक्टफुल होकर रहा करो। हर जगह पॉलिटिक्स है आजकल, और फिर तुम तो हो ही ऐसी जगह है जहाँ एक एक कदम फूंक कर रखना पड़ता है। इस तरह झगड़ना अच्छा नहीं है। मैं जानता हूँ तुमने कोई गलती नहीं की होगी, मगर फिर भी इल्ज़ाम तुम पर लगाए जाएं तो गलत बात है ना। कुछ तो कसूर होगा तुम्हारा भी। पल भर के लिए कड़वा घूंट तुम्हें पी लेना चाहिए था। क्यों सुधा, गलत कह रहा हूँ क्या? अंकल, यहीं तो भैया मार खा जाते हैं। ये श्रीमान हर किसी को अपने जैसा ईमानदार और शरीफ समझते हैं। हर किसी पर विश्वास कर लेना बहुत महंगा पड़ता है। और मैं खामोश खड़ा रहा। सुधा बिटिया, इसे संभाल के रखना, बहुत कीमती है ये। इसे बहुत कुछ करना है। डोंट वरी अंकल। अनु को संभालने की सिवाय मुझे और करना ही क्या है, और इससे बढ़कर मेरा दुनिया में है ही कौन। बहुत सहा है अनु ने मेरे लिए, मैं इसे किसी कीमत पर टूटने नहीं देंगी। और फिर वो अचानक स्वर बदल कर बोली, अंकल आप ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर नारंग कोई और घटिया चाल न चले। बहुत नीच किस्म का आदमी है वो। और इसके बाद सुधा दी और डॉक्टर पॉल राउंड लेने चले गए। राउंड लेके लौटे तो दीदी ने कहा, अनु तुम हफ्ते भर की छुट्टी का एप्लीकेशन लिख दो। मैंने चुपचाप लिख दी। फिर हम ब्लड बैंक की ओर आ गए, जहाँ अंदर बहस चल रही थी। डॉक्टर चौधरी और डॉक्टर जैन मेरी तरफदारी कर रहे थे, जबकि बाकी लगभग सब मेरे विरोध में थे। अनु तुम यहीं ठहरो, मैं एप्लीकेशन देकर आती हूँ। और एकाएक सुधा दी ने दरवाज़ा खोल दिया और उन्हें देखते ही सब लोग चौंक पड़े। डॉक्टर सुधा आप? ये डॉक्टर गुप्ता थे, ब्लड बैंक के डायरेक्टर। अनु की एप्लीकेशन देने आए हूँ। इज़ वेरी अपसेट एंड फीलिंग डिप्रेस्ड। हफ्ते भर के बाद ही आएगा। परेशानी तो होगी, सबसे झगड़ा करेंगे तो परेशानी नहीं तो और क्या होगा, डॉक्टर गुप्ता बोले। अरे डॉक्टर गुप्ता, जानते हैं उस रात को मैं यहीं थी जब ये वारदात हुई। अनु का कसूर सिर्फ इतना है कि उसने ईमानदार रहने की कोशिश की। खून डॉक्टर नारंग को भेज दिया गया था उतने ही वक्त में जितना आमतौर पर लगता है। हाँ, अनु के ईमानदार होने की कोशिश में ये सब हो गया। और जो धमकी वो देकर गया है, कमाल है। आप एक आदमी जो खुद गलती पर है और वही कह जाएगा आई विल सी यू, और आप भी उसी की तरफदारी कर रहे हैं। छी, लानत है ऐसे डिपार्टमेंट पर। अगर किसी ने कोई शरारत की मैं देख लूँगी उसे। ये एप्लीकेशन है अनु का। दीदी ने कागज़ मेज़ पर रखा और बाहर आ गई। चेहरे में उनका गुस्सा तमतमा रहा था। चलो अनु, मैं देखती हूँ कैसे करते हैं लोग, इनकी ऐसी की तैसी। और वो घसीटते हुए मुझे घर ले गई। घर पहुंचकर लगा कि मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा। दीदी ये सब क्या हो रहा है? मेरी आवाज़ ही बड़ी मुश्किल से निकल पा रही थी। छी अनु, इसमें चिंता की क्या बात है? कितने भावुक हो तुम। जानते हो कितने लोगों का विश्वास है तुम पर। उन सब का विश्वास इस कदर छुटलाओगे? तुम्हें हालात से डरना नहीं है। हम हालात के से लड़ेंगे। हमें हालात के सामने झुकना नहीं है, इन हालातों को चुनौती देनी है। मैंने अपने आप को संभाला, मगर जिस्म टूट रहा था। चल मुंह धो ले और ये पानी पी। अनु, हर चीज़ को इतनी गहराई से मत सोचा कर। ये धूप छाँव की ज़िंदगी है, इसमें तो जाने क्या क्या होता रहता है। दीदी, कैसी हो गई है दुनिया, कैसे हो गए लोग। न कुछ करते हैं न करने देते हैं। ईमानदार बने रहना ही कितना मुश्किल हो गया है।